हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हम प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका एक सही सुमेलित है, जिसमें एक तरफ आपको दर्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रचारक दिए गए हैं, यानी कि प्रवर्तक। तो वैशेषिक दर्शन के प्रचारक पतंजलि थे, न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे, मीमांसा दर्शन के प्रचारक कणव थे, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रचारक कपिल थे। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित है वो है आपका न्याय दर्शन के जो प्रचारक थे वो आपके गौतम थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन जो है आपका, वैशेषिक दर्शन इसके प्रचारक कौन थे? कणाद मुनि। कणाद मुनि। कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के जो प्रचारक थे वो कणाद मुनि थे। ओके। और जो आपका उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा या इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसके प्रचारक थे आपके बादरायण। कौन थे? बादरायण। और मीमांसा के दर्शन कौन है आपके? पूर्व मीमांसा के दर्शन है आपके जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा के दर्शन हो गए। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रचारक थे वो जैमिनी थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रचारक थे आपके कपिल मुनि। कपिल मुनि। ये सांख्य दर्शन के प्रचारक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रचारक कौन थे? योग दर्शन। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रचारक कौन थे? ये आपके पतंजलि थे। पतंजलि। ओके। योग दर्शन के प्रचारक कौन थे? पतंजलि थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पर आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं जिन्हें आपको पहले इन्हें इसके सही कालक्रम में लगाना है, पहली गतिविधि से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, और आपका भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये कुछ घटनाएं हैं, इन्हें आपको सही कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना आती है इसमें? तो सबसे पहले आपकी आती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। सबसे पहले आएगी आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक। फिर उसके बाद आपकी प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है उसके बाद। फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, और फिर उसके बाद आपके भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि आती है। ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी आपके 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया था। और फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था। ओके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, पहले आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और सबसे बाद में फिर आपके भारतीय संविधान के प्रवर्ति यानी कि लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके वन दे रखे हैं, दूसरी सूची में स्थिति दे रखी है कि आपकी ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो आपके उष्ण कटिबंधीय वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन आपकी साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। और जो आपके शंकु वृक्ष वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलती है? कच्छ वनस्पति आपके सुंदरवन में मिलेगी। और जो आपके पतझड़ वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? जो लोहे की कील होती है वो आपके पारे पर, जो आपका पारा है मरकरी है उस पर तो ये तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे की कील आपके पारे यानी कि मर्क्यूरी पर तैरती है किंतु पानी में डूब जाती है। इसका कारण यह है कि मर्क्यूरी यानी कि पारा जो है उसकी आपेक्षिक घनत्व यानी कि आपकी रिलेटिव डेंसिटी लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जबकि पानी का लोहे से कम होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है आपेक्षिक घनत्व लोहे की वो आपके पारे से अधिक होती है और लोहे से कम होती है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। आपकी जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशेषता क्या क्या विशेषताएं होती हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात या आपके तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो उसमें एक तो आपकी प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है और एक आपका पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आपके प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है और पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को, स्थापत्य कला को, मूर्ति कला को या आपके संगीत कला को? तो जहांगीर ने आपके मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया था। किसे दिया था? चित्रकला को। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था और वह खुद भी एक चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल पारखी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। तो कौन सा अधिनियम है जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और जो फाइनली स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की? तो ये आपके 1774 में हुई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपके सर सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा सर एलिजा इम्पे ये इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपके प्रावधान किया गया थे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। स्थापना इसकी 1774 में हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के निम्नलिखित परिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके दक्षिणी पश्चिमी घाट पर आर्द्र वन मिलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी घाट पर आपके आर्द्र वन मिलते हैं। और तराई द्वार में आपके चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। कच्छ का रण घास के प्रदेश को कहते हैं। और आपके पूर्व दक्कन पठार में आर्द्र वन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? जो आपका सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है आपका पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन मिलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पूर्वी दक्कन पठार में मुख्यतः आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी दक्कन पठार में आपके क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन। बाकी आपके सभी सही हैं। पश्चिमी घाट में आपके आर्द्र वन मिलते हैं और तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ के रण में आपके घास के प्रदेश हैं और पूर्वी दक्कन पठार में आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र वन नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग के योग्य नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य संगठक ऑक्सीजन है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपके बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका एक तो पहला कथन, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग के योग्य नहीं रहता। और एक आपका सेकंड, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। दोनों कथन आपके सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता हो जाती है। इससे के घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता। और नेक्स्ट आपका, हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर आपके अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें आपके
सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में आपके नाइट्रोजन नहीं बल्कि आपके हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ओके, किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन या आपका सतत विकास। तो इसे क्या कहते हैं? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हम प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका एक सही सुमेलित है, जिसमें एक तरफ आपको दर्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रचारक दिए गए हैं, यानी कि प्रवर्तक। तो वैशेषिक दर्शन के प्रचारक पतंजलि थे, न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे, मीमांसा दर्शन के प्रचारक कणव थे, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रचारक कपिल थे। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित है वो है आपका न्याय दर्शन के जो प्रचारक थे वो आपके गौतम थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन जो है आपका, वैशेषिक दर्शन इसके प्रचारक कौन थे? कणाद मुनि। कणाद मुनि। कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के जो प्रचारक थे वो कणाद मुनि थे। ओके। और जो आपका उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा या इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसके प्रचारक थे आपके बादरायण। कौन थे? बादरायण। और मीमांसा के दर्शन कौन है आपके? पूर्व मीमांसा के दर्शन है आपके जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा के दर्शन हो गए। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रचारक थे वो जैमिनी थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रचारक थे आपके कपिल मुनि। कपिल मुनि। ये सांख्य दर्शन के प्रचारक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रचारक कौन थे? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रचारक कौन थे? ये आपके पतंजलि थे। पतंजलि। ओके। योग दर्शन के प्रचारक कौन थे? पतंजलि थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पर आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं जिन्हें आपको इन्हें के सही कालक्रम में लगाना है, पहली गतिविधि से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, और आपका भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये कुछ घटनाएं हैं, इन्हें आपको सही कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना आती है इसमें? तो सबसे पहले आपकी आती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। सबसे पहले आएगी आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक। फिर उसके बाद आपकी प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है उसके बाद। फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, और फिर उसके बाद आपके भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि आती है। ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी आपके 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त
1947 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया था। और फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, पहले आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और सबसे बाद में फिर आपके भारतीय संविधान के प्रवर्त यानी कि लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके वन दे रखे हैं, दूसरी सूची में स्थिति दे रखी है कि आपकी ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो आपके उष्ण कटिबंधीय वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन आपकी साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। और जो आपके शंकु वृक्ष वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलती है? कच्छ वनस्पति आपके सुंदरवन में मिलेगी। और जो आपके पतझड़ वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? जो लोहे की कील होती है वो आपके पारे पर, जो आपका पारा है मरकरी है, उस पर तो ये तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे की कील आपके पारे यानी कि मर्क्यूरी पर तैरती है किंतु पानी में डूब जाती है। इसका कारण यह है कि मर्क्यूरी यानी कि पारा जो है उसकी आपेक्षिक घनत्व यानी कि आपकी रिलेटिव डेंसिटी लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जबकि पानी का लोहे से कम होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है आपेक्षिक घनत्व लोहे की वो आपके पारे से अधिक होती है और लोहे से कम होती है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। आपकी जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशेषता क्या क्या विशेषताएं होती हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात या आपके तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो उसमें एक तो आपकी प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है और एक आपका पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आपके प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है और पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया दिया था? तो जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को, स्थापत्य कला को, मूर्ति कला को या आपके संगीत कला को? तो जहांगीर ने आपके मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया था। किसे दिया था? चित्रकला को। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था और वह खुद भी एक चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल पारखी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। तो कौन सा अधिनियम है जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और जो फाइनली स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की? तो ये आपके 1774 में हुई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपके सर सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा सर एलिजा इम्पे ये इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपके प्रावधान किया गया थे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। स्थापना इसकी 1774 में हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के निम्नलिखित परिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके दक्षिणी पश्चिमी घाट पर आर्द्र वन मिलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी घाट पर आपके आर्द्र वन मिलते हैं और तराई द्वार में आपके चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। कच्छ का रण घास के प्रदेश को कहते हैं और आपके पूर्व दक्कन पठार में आर्द्र वन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? जो आपका सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है आपका पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन मिलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पूर्वी दक्कन पठार में मुख्यतः आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी दक्कन पठार में आपके क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन। बाकी आपके सभी सही हैं। पश्चिमी घाट में आपके आर्द्र वन मिलते हैं और तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ के रण में आपके घास के प्रदेश हैं और पूर्वी दक्कन पठार में आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र वन नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग के योग्य नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य संगठक ऑक्सीजन है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपके बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका एक तो पहला कथन, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग के योग्य नहीं रहता। और एक आपका सेकंड,
हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। दोनों कथन आपके सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता हो जाती है। इससे के घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता। और नेक्स्ट आपका हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर आपके अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें आपके सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में आपके नाइट्रोजन नहीं बल्कि आपके हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ओके, किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन या आपका सतत विकास। तो इसे क्या कहते हैं?